नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं पीजीटी हिंदी फीमेल का पेपर है। ये 24 जुलाई 2018 को ये पेपर हुआ है शिफ्ट 1 में। आज हम इसको करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पेपर बचता है पीजीटी का, जो कि 24 जुलाई 2018 का है शिफ्ट 2 का पेपर। ये वाला पेपर हम करेंगे कल। हम यहाँ पर टीजीटी के क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 क्वेश्चन हम टीजीटी के कर चुके हैं, 6 सेट किए हैं हमने। पीजीटी का एक पेपर बचता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अंदाज़ा लगा रहे होंगे आप कितने क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पर, और कितना हेल्पफुल ये क्लास आपके लिए होगा। चलिए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि काफ़ी लंबा क्लास हो जाता है हमारा, और हम इसको पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक ही क्लास में हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज गियर्सन हमारा सही आंसर होगा, जॉर्ज गियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? विद्यापति जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जब मैंने आपको साहित्य पढ़ाया था तब की क्लास में ये मेरा है। आप चाहे तो साहित्य वाली क्लासेज हमारी देख सकते हैं, जाकर चैनल पर अवेलेबल हैं वे। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? आदिकाल कहने की बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये नामकरण किया था आदिकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस इतिहासकार ने माना? इतिहासकार थे रामचंद्र शुक्ल जी। सही आंसर रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? कल मैंने आपको बताया अबुल हसन इनका नाम था, कल वाले क्लास में बता चुकी हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का जो रचना ग्रंथ है सूरसागर, जो सूरदास जी ने जिसकी रचना की है सूरसागर की, उसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है, और मूलाधार इसका श्रीमद् भगवत गीता का कौन सा स्कंद माना गया है? तो 10वां स्कंद यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? वल्लभाचार्य जी। यहाँ सही आंसर वल्लभाचार्य जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की मधुमालती नहीं है, किसकी है भाई? मंजन की है। बाकी अखरावट, आखिरी कलाम आपका, और चित्ररेखा ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाएं हैं। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, देख लीजिए। बार बार मैं नहीं बोल पाऊंगी, काफ़ी समय लग जाता है कि क्वेश्चन नंबर ये, आप ध्यान दीजिए, बस फोकस कीजिए क्वेश्चंस पर। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? पंडित अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो चिंतामणि हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने बोला है रीतिकाल को। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना गया? कबीरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1456 विक्रम संवत 1456 में कबीरदास जी का जन्म माना जाता है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। कबीरदास जी के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? धर्मदास जी बने हैं कबीर की गद्दी के उत्तराधिकारी, धर्मदास सही आंसर होगा। कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया है? कबीर की वाणी का संग्रह इनमें से धर्मदास जी ने किया है। साखी शबद रामायणी बीजक के पार्ट हैं, बीजक का इन्होंने संग्रह किया है कबीर की वाणी का, बीजक के नाम से धर्मदास जी ने, और धर्मदास जी जो है वो कबीरदास जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता? संत कवि ईश्वरदास को नहीं माना जाता, बाकी कबीरदास, रैदास और मलुकदास जी संत कवि के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करना, ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ये आप देख सकते हैं कौन सी प्रवृत्ति है। जनजीवन का चित्रण करना और सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान करना, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा करना, ये इनकी प्रवृत्ति होती है, लेकिन वर्णाश्रम की व्यवस्था का समर्थन करना इनकी प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे और किससे भाषा कुछ
यहाँ आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, ब्रैकेट रिक्त स्थान जो दिया है, इसमें आपको नाम लिखना है। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से क्या आएगा कि भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। यह कथन पूछा गया है, किसने कहा है कि भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है, और वे वाणी के डिक्टेटर थे। उनका वाणी पर जो है वो भाषा पर कबीरदास जी का जबरदस्त अधिकार था। किसका कथन है? ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रमैनी। ये बीजक का पार्ट है, साखी शब्द रमैनी। अब यहाँ पर एक दोहा आता है और दोहा में हमें अलंकार बताना है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। यमक अलंकार यहाँ पर है, ठीक है। इसमें जो होगा यमक अलंकार होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? तो नरोत्तम दास की गणना नहीं की जाती, बाकी परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास की गणना की जाती है। नरोत्तम दास की गणना इनमें नहीं की जाती। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा, यह कथन किसका है? कथन पूछा जाता है कि किसका कथन है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, यह उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया, और इन क्षेत्रों का भी कोना कोना झांक आए थे। ये कहा है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी। सही आंसर होगा हमारा। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? कौन सा संप्रदाय है जिसमें श्री कृष्ण जी को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय। यहाँ पर श्री कृष्ण जी को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। बाकी वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और गोंडीय जो संप्रदाय था, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और गोंडीय संप्रदाय जो था, इनमें स्थान प्राप्त था, प्रमुख स्थान प्राप्त था, लेकिन राधा वल्लभ संप्रदाय में ये नहीं था। राधा वल्लभ संप्रदाय मेरे ख्याल से मैंने 25 जुलाई वाला जो पेपर कराया है उसमें बताया आपको कि किसका था। ये आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं बता चुकी हूँ इसको। राग गोविंद के रचयिता का नाम बताना है। राग गोविंद के रचयिता मीराबाई, मीराबाई की रचना है राग गोविंद। क्वेश्चन आता है 125। निम्न में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ जी का शिष्य है? विट्ठल नाथ जी का शिष्य है, कौन सा कवि है वो? विट्ठल नाथ जी का शिष्य बताना है हमें। चतुर्भुज दास यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरमर गीत में भरमर का प्रतीक कौन है? भरमर गीत में भरमर का प्रतीक है उद्धव। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र कौन है? पिता और पुत्र बताना है। तो पिता आएंगे पहले कुंभन दास जी और पुत्र आएंगे बाद में चतुर्भुज दास जी। पिता और पुत्र की बात करते हैं तो कुंभन दास और चतुर्भुज दास। यह कथन किसका है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनका सारा काव्य क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। सही आंसर इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। देखते हैं आगे, यह कथन किसका है? कथन ही बताना है हमें किसका है। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी है। बुद्धदेव के बाद में जो भारत में सबसे बड़े लोकनायक हुए हैं वे तुलसी हैं। और रिक्त स्थान दिया है यहाँ पर, ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं। किसका कथन है? ये जॉर्ज गियर्सन ने ये कथन कहा है कि बुद्धदेव के बाद जो सबसे बड़े कवि हुए हैं, लोकनायक हुए हैं, वो कौन हुए हैं? तुलसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, श्री रामचरितमानस में वक्ता और श्रोता के कितने युग्म हैं? वक्ता और श्रोता के यहाँ पर 4 युग्म हैं। श्री रामचरितमानस में 4 युग्म हैं वक्ता और श्रोता के। क्वेश्चन है नेक्स्ट, तुलसी ने कलयुग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? कवितावली के उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुरते निकसी रघुवीर वधु धीरे धरी धीर दे मग में डग दे। यह पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ से उद्धृत है? कवितावली की ये पंक्तियां हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धीरे धरी धीर दे मग में डग देव। यह पंक्ति तुलसीदास जी की कवितावली से ली गई है। आगे देखते हैं,
भरत ही होई न राजमद, विधि हरि हर पाद पाई। कब हु काजी सकरीन, क्षीर सिंधु बिलगाए। दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। चलिए आगे, ये मैं अलंकार पढ़ा चुकी हूँ आपको, क्लास मिलेगी आपको इसकी, चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाकर देखिए वहाँ पर कैसे होगा यहाँ पर दृष्टांत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? ध्यान मंजरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। बाकी कवित रामायण, कृष्ण गीतावली और बरवई रामायण तुलसीदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, श्री रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने समय में पूर्ण किया था? 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लग गए थे इसको पूर्ण करने में। राम की शक्ति पूजा में किन 2 कवियों का सार तत्व है? राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार है। तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार है राम की शक्ति पूजा में। राम की शक्ति पूजा में पता चला ना, तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुष्प सिंह तुम भी, ये पुरुष सिंह तुम भी, यह शक्ति करो धारण। क्या कहते हैं कि हे पुरुष तुम भी यह शक्ति करो धारण। इसमें पूछा जाता है हमसे अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार होगा यहाँ पर, ठीक है। हे पुरुष तुम भी यह शक्ति करो धारण, रूपक अलंकार का उदाहरण है ये। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण में रस पूछा जा रहा है, कौन सा है? श्रृंगार। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, श्रृंगार अलंकार होगा यहाँ। निराला दार्शनिक कवि हैं, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है यह कथन। नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है पंक्तियाँ। आगे देखिएगा, क्वेश्चन बनता है हमारा 141, निराला जी की किस रचना को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है? जूही की कली को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी? राम की शक्ति पूजा की रचना की बात करते हैं तो निराला जी ने कब की थी? 1936 में की थी, 1936 में की थी। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने 1936 में की थी। और चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? यहाँ जयशंकर प्रसाद हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? रश्मि यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। किसकी है ये? महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। सही आंसर जो होगा यहाँ पर शैव दर्शन होगा। यह कथन किसका है? कथन पूछा जा रहा है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किसका कथन है? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का। आगे चलिए, निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। जीवन के सुंदर समतल में, ये कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? पूछा जा रहा है। लज्जा से ली गई है। लज्जा सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग है? रिपीट क्वेश्चन, 15 रिपीट हो चुका है 3 बार कम से कम। चलिए आगे, यह कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्य असंदिग्ध है। कामायनी का ये डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है, कि कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। कामायनी की प्रमुख पात्र इड़ा, इसका प्रतीकार्थ है। कामायनी की जो प्रमुख पात्र है इड़ा, इसका प्रतीकार्थ है बुद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित छंद में कौन सा अलंकार है? छंद में जो एक छंद दे दिया आपके सामने, कुछ पंक्तियां हैं, उनमें अलंकार पूछा जा रहा है कि कौन सा अलंकार है। माधव धनी आएल कट भाती, माधव धनी आएल कट भाती, प्रेम हेम प्रखा ओल कसोटी,
भादब कहु तिथि राति, भादब कहु तिथि राति, तो इसमें परंपारित रूपक है, परंपारित रूपक यहाँ सही आंसर होगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया है? भारतेंदु जी ने जो अभिनय किया है जानकी मंगल में किया है भारतेंदु जी ने अभिनय। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ प्रसाद के नाटकों में किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये श्रेष्ठ नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? धीर प्रशांत नायक का भेद नहीं है। नायक का भेद नहीं कौन सा है? धीर प्रधान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? भारतीय अभिनय का भेद नहीं है, बाकी आंगिक, वाचिक और आहार्य अभिनय के भेद हैं। भारतीय नहीं है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में कथन पूछा जा रहा है किसका है कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दो नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के, इनमें बताना है कि स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता का जो आधुनिक रूप है वो बराबर झलकता है। ये कथन किसका है? ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यह संवाद बताना है किसका है? संवाद, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है क्या? क्वेश्चन किया जा रहा है कि रोने से और भीख मांगने से कोई अधिकार मिलता है, क्वेश्चन के रूप में बात की जा रही है। और जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? जिसके हाथों में ही बल नहीं है उसका अधिकार ही कैसा? किसका कथन है? ये बट्टार्क का कथन है। ठीक है, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है क्या? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? बट्टार्क ने कहा था ये कथन। आगे देखिएगा, बताना है कि राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? ये कथन बताना है हमें किसका कथन है? प्रियुंग मंजरी का ये कथन है। प्रियुंग मंजरी का कथन है ये, ध्यान रखेंगे इसको। वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? वह कौन सा दोष है जो 100 गुणों में भी नहीं छिपता? दारिद्र्य का दोष है वो। दारिद्र्य का दोष एक ऐसा दोष होता है जो 100 गुण होने के बाद भी नहीं छिपता। कथन बताना है किसका है? इस बार के पेपर सेट में कथन ज़्यादा है, पहले में इतने कथन नहीं आए अभी तक, लेकिन इस बार ज़्यादा है तो इनको भी ध्यान में रखेंगे। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे, उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करने मानव जाति का सर्वनाश करने का कारण होगा। अगर इसे हम मिटाने की चेष्टा करते हैं तो ये मानव जाति का सर्वनाश का कारण होगा। ये प्रेमचंद जी का कथन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, अच्छा कथन है। नेक्स्ट, लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताना है। लालचीन उपन्यास के लेखक हैं ब्रजनंद साहे। लालचीन उपन्यास किसका है? ब्रजनंद साहे का है। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन है? उपन्यास के नाम से ही एक मासिक पत्र निकलता था, इसके संपादक पूछे जा रहे हैं कौन है, तो किशोरीलाल गोस्वामी इसके संपादक है। नेक्स्ट है हमारा कथन ही है एक तरीके से। गोदान के किस पात्र ने ऐसा कहा है? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को है। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं। समझौता करने से पहले आप क्या हैं? आप स्वाधीन हैं। समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ काटे जाते हैं। जब तक समझौता नहीं होता, जब तक विवाह नहीं होता तो आप क्या हैं? आप स्वाधीन हैं। और जब आपका विवाह हो जाता है, समझौता ये हो जाता है, तो आपके हाथ काटे जाते हैं। ये कथन है प्रोफेसर मेहता का। आगे चलिए, बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास की बात करते हैं तो मैला आंचल का पात्र है बावन दास। आगे चलिएगा, फिर से आपके पास एक कथन आया है कि जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा
और जीविका की सुविधाएं निकल जाएगी। जब लड़कों के जैसे ही लड़कियों की शिक्षा की और जीविका की सुविधाएं निकल आएगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी, तब दहेज प्रथा विदा हो जाएगी, और उसके पहले संभव नहीं है। ये कथन बताना है किसका है, तो गिला का कथन है ये। राइट आंसर हमारा गिला होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद जी या फिर कवि निराला का है। हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो निराला जी का वही महत्व है, रामचंद्र शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यास में प्रेमचंद का या फिर कवि में देखा जाए तो निराला का है। ये कथन किसका है, रामविलास शर्मा का, और रामविलास शर्मा एक बहुत ही अच्छे आलोचक थे। आगे चलिए, आज आपको कुछ छोटा दिख रहा होगा, लंबे लंबे कथन हैं तो पूरे ही पेपर पर आए हुए हैं, इसलिए फ़ॉन्ट भी थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा, छोटा किया हुआ है। शुक्ल जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है, हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हम क्या हो गए हैं, हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपयों का 1.5 पाव घी बिकता है, रुपये का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। ये कथन बताना है क्या है आपको, ठीक है। और ऐसा कथन किस निबंध में कहा उन्होंने, निबंध था इनका कविता क्या है, ठीक है। ये इनके निबंध का नाम है, कविता क्या है, इसी में ये कथन कहा गया है। हम मूर्ख हैं, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश में चला गया है, रुपये का 1.5 पाव तो घी ही बिकता है, और स्त्री शिक्षा का तो इतना अभाव है भाई। तो ये वाला जो कथन है इन्होंने अपने निबंध कविता क्या है में लिखा है। फिर से आपके पास एक कथन आता है, इस बार तो कथन बहुत ही इन्होंने भर भर के कथन दिए हैं, इतनी भर भर के रचनाएं आई हैं पिछले वाले जो हमने प्रीवियस ईयर किए हैं 18 के ही, ये फर्स्ट सेट है जिसमें कथन आए हैं। यात्रा के लिए निकलती रही, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, बुद्धि पर ये वृद्धि होगा यहाँ पर, वृद्धि, या यहाँ कुछ मिस्टेक है शायद इसमें, हृदय को साथ लेकर। आगे चलिए आप इसको देख लेते हैं। यह कथन किस निबंधकार का है, यात्रा के लिए निकलती रही वृद्धि पर हृदय को साथ लेकर, वृद्धि होगा या फिर यहाँ बुद्धि आएगा, तो ये कथन होगा हमारा पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ भी सेम है। देखिए, समकालीन मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। समकालीन जो मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय हैं। समकालीन आपके मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक। आगे भी फिर आपका एक और कथन आ जाता है, इसको भी देखिए। ये जो कथन है किसने कहा है, देखिएगा कथन क्या है। विचरित जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता कोक ढके जाते थे और संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्जे से लदे। यह कथन किसका है, किस कहानी से उद्धृत है, कफन कहानी का ये कथन है, कफन कहानी से ये कथन लिया गया है। प्रेमचंद जी की कहानी है कफन। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है, तो ठाकुर का कुआं दलित जीवन पर आधारित कहानी है, ठाकुर का कुआं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, यहाँ पर कल्पतरु जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, बाकी करुणालय, कामना और अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचना किस काव्य संग्रह में संकलित है, चित्राधार में संकलित है। जो इन्होंने ब्रजभाषा की रचनाएं की हैं, काव्य संग्रह है उनका, चित्राधार में संकलित है ब्रजभाषाओं की रचनाओं का। नेक्स्ट, अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है। अगर अवस्था भेद की बात करते हैं तो इसके आधार पर पूछा जाता है कि कौन सा भेद है जो लोकगीत का नहीं है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा तब आंसर दीजिए। किशोरों द्वारा गे गीत, जो किशोरों के द्वारा गे गीत है, ये हमारा सही आंसर होगा। रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है। रधिया की बात होती है तो वो बदलू की पात्र है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से एक कथन है आपके लिए। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्राय अधोपांत कहानी लिखता है। आत्मसमर्पण
जो संस्मरण, आत्म संस्मरण की बात करते हैं, समर्पण नहीं होगा। आत्म संस्मरण में जीवन एक सीमित खंड के संस्मरण लिखता है। आत्म संस्मरण में जीवन के एक सीमित खंड के संस्मरण लिखता है। यह कथन किसका है? ये कथन कहा था डॉक्टर दशरथ ओझा ने। किसने? डॉक्टर दशरथ ओझा ने कहा ये कथन। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, लगता नहीं दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? देखिएगा कितनी सुंदर पंक्तियों में इन्होंने आत्मकथा लिखी है कि लगता नहीं है दिल मेरा। ये कृष्णा अग्निहोत्री की है आत्मकथा, लगता नहीं है दिल मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा, जो व्यक्ति कटघरे में खड़ा है खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? ये कथन कृष्णा अग्निहोत्री का ही है। सही आंसर यहाँ हमारा कृष्णा अग्निहोत्री होगा। गीता की कसम खाकर जो कहूँगी सच कहूँगी, कथन किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री। विशुद्ध चित्रावली जीवन चरित्र का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र इसके लेखक हैं। विशुद्ध चित्रावली एक इन्होंने जीवन चरित्र है ये इनका। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 180, देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक कौन है? देश विदेश की यात्रा वर्णन का लेखक रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 180 बना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्याय है? पृथ्वी का पर्याय विश्वम्भरा, यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा विश्वम्भरा, राइट आंसर। ऋत का विलोम क्या है? ऋत का विलोम होता है अनृत, अनृत होता है ऋत का विलोम। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है तो अक्कड़ प्रत्यय है, घुमक्कड़, घूम में अक्कड़ प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन बनता है, प्रजापति में कौन सा समास है? प्रजापति में तत्पुरुष समास है। प्रजा हित, प्रजा के लिए हित या प्रजा का हित, यहाँ पर तत्पुरुष होगा, प्रजापति नहीं होगा जी, ये इसके लिए सॉरी, यहाँ पर होगा प्रजाहित। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये मैंने कल वाले उसमें ही बताया आपको पेपर में कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है, और श्रृंखला क्या होगी? यहाँ पर समूहवाचक होगी, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगी। सब उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा समास है? उसका सब कुछ लुट गया, ये अनिश्चयवाचक स्वरनाम है। उसका सब कुछ लुट गया, अनिश्चयवाचक स्वरनाम। बताओ कि तुम कब लौटे, वाक्य का सरल वाक्य में परिवर्तन क्या होगा? अपने लौटने का समय बताओ, अपने लौटने का समय बताओ हमारा सही आंसर होगा। सरल वाक्य में इसको बोलेंगे अपने लौटने का समय बताओ। आगे चलिए, दूह धनराज की संधि होगी, दूह धनराज की संधि क्या होगी? ये विसर्ग संधि है, और यहाँ विसर्ग को क्या हो जाएगा? दुराज, विसर्ग को हो जाएगा दुराज, दूह धनराज दुराज। संसार में कौन सी संधि है? संसार में व्यंजन संधि है, समधनसार होगी। विसर्ग को म हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है फिर यहाँ पर। संसार का जो संधि विच्छेद होगा वो इस तरीके से होगा, सम व्यंजन संधि का उदाहरण है ये, सम धन सार, ये इसका सही होगा। आगे चलिए, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पदबंध है, वाक्य में पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध है। जो मकान है, मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध है। भेद की दृष्टि से पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं भेद की दृष्टि से पदबंध के। तिन्ही सोहाई न अवध बांधवा, चोर ही चांदनी रति न भावा। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? प्रतिवस्तु उपमा है, यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा की बात की जा रही है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, और साहित्य के संदर्भ में किस मनीषी का यह कथन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, लिए स्वर्ण आरती
भक्त जन करते शंख ध्वनि झनकार, इनमें से कौन सा काव्य दोष है? अयार्थ है, अयथार्थ यहाँ पर जो है काव्य दोष है। सही आंसर होगा हमारा इसका अयथार्थ। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना होता है। बिना कारण के कार्य होना विभावना अलंकार का उदाहरण है। इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत आता है जहाँ बिना कारण के कार्य होता है तो विभावना अलंकार वहाँ होता है। विद्या की दृष्टि से माटी की मूर्ति कौन सी विधा है? तो ये रेखा चित्र है। अगर विधा की बात करते हैं तो विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति क्या होगा? यहाँ पर रेखा चित्र होगा। भृतमुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? भृतमुनि के अनुसार 10 मानी गई है काव्य दोषों की संख्या। हरिगीतिका छंद में कुल कितनी मात्राएं हैं? हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं हैं। हरिगीतिका छंद के अंतर्गत 28 मात्राएं हैं। निम्नलिखित में से रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? रस संप्रदाय के आचार्य की बात हो रही है तो विश्वनाथ यहाँ पर रस संप्रदाय के आचार्य होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 201 की बात करते हैं। भृतमुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन नहीं है? 4 व्याख्याकारों में भामा नहीं है, बाकी भट्ट लोलट और शंकुक तथा भट्टनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस की साधन सामग्री। रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों में निम्न में से कौन सा नहीं है? रस की जो हमारी साधन सामग्री की बात हो रही है उसमें 4 प्रमुख अवयवों में से कौन सा नहीं है? तो प्रसन्न भाव नहीं है। नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन 203। गर्भ करहूँ रघुनंदन जानी मन माहा, देखूं अपनी मूर्ति सिए की छाह। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। में कौन सा छंद है? ये कहते हैं गर्भ करहूँ रघुनंदन जन ही मन माहा, देखूं अपनी मूर्ति सिए की छाहा। इसमें बरवई छंद है। यहाँ बात बरवई छंद की हो रही है। आगे चलिए, अनुमतिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? शंकुक अनुमतिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं शंकुक। मैन सिलाई पहुंची ललित निबंध के लेखक कौन है? मैंने सील पहुंचाई। तो मैंने सील पहुंचाई जो निबंध है, ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। सही आंसर होगा विद्यानिवास मिश्र। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिणामवाचक विशेषण है। थोड़ी आया है शब्द यहाँ पर, परिणामवाचक विशेषण है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का उपबंध है? रेखांकित तो इन्होंने किया नहीं है, वैसे यहाँ पर संज्ञा उपबंध होगा। यहाँ जो वाक्य है वो संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, संज्ञा उपवाक्य हो गया। रूपांतर के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर की बात करते हैं तो शब्द के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर शब्द के कितने? 2 भेद होते हैं रूपांतर में। सही आंसर 2 होगा। प्रयोग के अनुसार स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। फिर से एक कथन दिया गया है, इसको भी देखेंगे। काफी लंबा कथन है। अब देखिएगा, अब दिखाई दे रहा है ठीक से। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। जितना भी कार्य संसार में हो रहा है तो वो बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है। इससे महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में जितने भी काम हो रहे हैं इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो माँ नाम का एक जीव है, उसको सौंपा गया है। कथन पूछा जाता है किसका है, तो माँ देवी वर्मा जी ने ये कथन कहा है। पत्थर का लंप पोस्ट,
पत्थर का लंप पोस्ट एक साक्षात्कार संग्रह है, इसके लेखक बताना है कौन है? शरद देवड़ा इसके लेखक हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है? बलराज मधोक इसके लेखक हैं। श्याम प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र जो है बलराज मधोक का है। मास्टर मनबोध की डायरी, मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है? डॉक्टर विवेक रॉय मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता हैं। जीवन यात्रा का कोलाज, इसके लेखक बताना है कौन है? डॉक्टर जगदीश जोशी जीवन यात्रा का कोलाज। नववैश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा? नवधन ऐश्वर्य। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। प्रयोग करें तो शब्द के कितने? 8 भेद होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? शब्द अविकारी की बात करते हैं तो अचानक। निम्नलिखित के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? अचानक हो गया हमारा यहाँ पर। आगे चलिए। व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। व्याकरण को अगर हम पढ़ते हैं तो उससे मनुष्य जो है वो अच्छा वक्ता या लेखक नहीं हो सकता। विचारों की सरलता तथा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं है। भाषा में व्याकरण की भूल ना होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है और रोचकता का अभाव रह सकता है। यह कथन किसका है? पंडित कामता प्रसाद गुरु का। सही आंसर कामता प्रसाद गुरु होंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं विशेषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन 221। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। ढोकली शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है पूछा जा रहा है? ई। ढोकली में, ढोलक में ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? ढोलकी बनेगा। ढोलकी तो लिखा है यहाँ कि ढोलकी में कौन सा प्रत्यय है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा दोहा। इस दोहे में हमें क्या बताना है? रस बताना है। हम हारी कई कई हाहा, हम हारी कई कई हाहा, पाइन पारियो पोयो, लेहू कहा उजहू किए, तेहे तोरियो त्योरो। बिहारी ये जो है दोहा, इसमें बताना है हमें कि इसमें कौन सा रस है। तो विप्रलंब इसमें श्रृंगार रस है। विप्रलंब श्रृंगार रस इसमें दिया गया है। वाणी की 4 अवस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? वाणी की 4 अवस्थाएं हैं, उनमें से कौन सी नहीं है? तो लधीमा यहाँ हमारी वाणी की अवस्था नहीं है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? शब्दालंकार की बात करते हैं तो यमक हमारा सही आंसर होगा। यमक यहाँ शब्दालंकार है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, निम्न में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ लटानुप्रास अलंकार होगा। ये अनुप्रास अलंकार का भेद है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रजती कमलानी, कुल वल्लभ की प्रभा। कौन सा अलंकार है इसमें? स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार इसमें है, स्वभावोक्ति। तो आप यहाँ काफ़ी सारे कथन आज कर चुके हैं। अलंकार से संबंधित भी कितने ही सारे क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे। आगे चलते हैं। तो मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? जो व्यंजना है हमारी, जो शब्द शक्तियाँ हैं, तो वहाँ पूछा जाता है कि कितने प्रकार की बनती है? 3 प्रकार की। सही आंसर होगा हमारा 3। अब आपके लिए एक पैराग्राफ है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको देखना है फिर, तो इसको पढ़ लीजिए पहले। इसमें हमें दुख पहुँचता है, उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाता है। इस स्थायी रूप से टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता इसमें धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक, जो लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा है वो बराबर और बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने को युक्ति आदि सोचने का समय प्राय नहीं देता,
पर बैर उसके लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और बैर का भेद केवल कलाकृत है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है। और किसी ने आपको गाली दी है और यदि किसी ने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिल गया। यदि अब आपने उससे आप उससे मिले और उससे बिना फिर गाली सुने मिलने की बात ही उसे मार दिया। उससे मिले और वहाँ मिलने के साथ ही क्या करा आपने? उसे मार दिया बिना गाली सुने। फिर गाली नहीं दी उसने, उसे बस उस पहले वाली गाली के लिए आपने मार दिया। तो क्या होगा? यह आपका वैर निकालना हुआ। आप उससे वैर निकाल रहे हैं। विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भावों की संचयन की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते। चूहे बिल्ली के संबंध का वैर नाम अलंकारिक है। आदमी का ना आम अंगूर से कुछ वैर है, ना भेड़ बकरे से कुछ वैर है। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं। पशु और बच्चे दोनों ही क्या करते हैं? क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल भी जाते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनका आंसर देना है। वैर में क्रोध का वेग कम हो जाता है। जब हम वैर करते हैं तो उसमें क्रोध का वेग थोड़ा सा कम हो जाता है। वैर करने के लिए धारणा शक्ति आवश्यक है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा देने का मनोविकार क्या है? ये मनोविकार होता है क्रोध। शिशुओं तथा मनवेतर प्राणियों में वैर नहीं होता। मनवेतर जो प्राणी हैं इनमें वैर नहीं होता। चूहे और बिल्लियों के संबंध में वैर शब्द है अलंकारिक। चूहे और बिल्ली के संबंध में वैर शब्द क्या है? अलंकारिक है। तो यहाँ फिर से यही पैराग्राफ है आपका, इसको थोड़ा नीचे करते हुए जाएंगे और अब आ जाते हैं हमारे ये वाले क्वेश्चन। 6 कारक सिद्धांत। ककार, जो 6 ककार की बात करते हैं, तो जो ककार होते हैं 6 प्रकार के, जैसे कि के, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसने का प्रतिपादन किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। एडविन एल सेल्यूमन ने 6 ककार का प्रयोग किया है। फिर यहाँ आपके लिए कथन है, इसको देखिए, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अब ये दिखाई दे रहा है। अखबार उद्योग के संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है, इसीलिए पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उसे प्रतियोगिता में उतारने के लिए प्रबंध और संपादन में एकाकीकरण लाना बहुत जरूरी है। कथन किसका है? कथन है समीर जैन का। प्रेस परिषद जांच प्रक्रिया विनिमय कब बनाया गया? ये बनाया गया था 1979 में। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन था? बनारस अखबार का संपादक था गोविंद थत्ते। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक गोविंद थत्ते। सही आंसर हमारा यहाँ गोविंद थत्ते होगा। आगे, बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम जो प्रकाशन हुआ था बहुजन अधिकार पाक्षिक का, ये हुआ था हमारा मेरठ में। बहुजन अधिकार का मेरठ में हुआ था। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वही समाचार है। अनेक व्यक्ति जिस बात में अभिरुचि प्रकट करें वही क्या है? समाचार है। समाचार की यह परिभाषा किसकी है? तो ये कहा है विलियम जी ब्लेयर ने। प्रेम परिषद अधिनियम कब बनाया गया? प्रेम परिषद अधिनियम जो है वो 1978 को बनाया गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब बनाया गया? प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण जो अधिनियम है ये बनाया गया है 1867 को।
मध्य समाचार पत्र के सभी संस्करणों का कुल परिलन कितना होना चाहिए? कुल जो परिलन है वो 15,000 से लेकर 50,000 तक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, भविष्य के अखबार ज़्यादा रंगीन, बेहतर कागज और छपाई वाले होंगे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी। लेकिन उनमें क्या होगा? उनमें आत्मा नहीं होगी। यह कथन पूछा जा रहा है तो बाबूराव विष्णुराव पराडकर का है। बाबूराव विष्णुराव पराडकर ने ये कहा है कि भविष्य के अखबार ज़्यादा रंगीन भी होंगे, कागज भी बेहतर होगा और छपाई वाले भी होंगे, लेकिन उनमें आत्मा नहीं होगी। CSDS के एक सर्वे में पाया गया कि अंग्रेजी और हिंदी के 6 बड़े अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों के लिए जगह मिलती है। 2 से 3% अखबार ऐसे हैं जिनमें ये पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकार से, ग्रामीण क्षेत्रों की खबरों से संबंधित भी कोई जगह है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 2009 से 2014 तक के चुनावों में समाचार पत्र और न्यूज चैनलों कितने उम्मीदवारों से धन लेकर उम्मीदवारों से क्या लिया उन्होंने? धन लेकर खबर को छापा। क्या यह सत्य है? ये क्या है? ये सत्य, क्या यह सत्य है? तो हाँ, ये हमारा सत्य कथन है। आगे चलिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? वाल्टेयर ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर आपके लिए फिर से एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है और फिर उत्तर देना है क्वेश्चंस का। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, छोटे बड़े झाड़ वाले, शेर वाले, बाग वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, कंप से कनकने जंगल और उगते अनमने जंगल, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे झोपड़ी पर, फूस डाले गोंड तड़के और कोयले। आगे चलें। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं उपयुक्त पद्यांश में। साथ साथ पहाड़ वाले, कवि का तात्पर्य क्या है? सतपुड़ा पहाड़ी से है। साथ साथ पहाड़ वाले, सतपुड़ा पहाड़ी की बात हो रही है। जंगल का जीवन कष्टप्रद जीवन, इसकी बात करते हैं। जंगल में झोपड़ी का मतलब क्या है? आदिवासियों की झोपड़ी से है। जंगल में झोपड़ी, आदिवासियों की झोपड़ी। और उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? सतपुड़ा के जंगल होगा। यहाँ फिर से यही क्वेश्चंस है और आगे चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर। ये देखिए फिर से एक गद्यांश है और इसको पढ़ना है। घिसे चले मर चुके तलों के मैं निकलता, जीने वाले जानदार में तले डालता, सीकर पालिश से चमकाकर मैं उबारता, जूतों से बाबू लोगों की ध्वज संवारता, मैं पथ की पटरी पर बैठा कला बेचता, जूतों के चलते मैं सबका भला देखता, मैं तो उस ऊंची आत्मा को नहीं जानता, मानव जिसकी ऊंची आत्मा को नहीं जानता, मानव जिसकी ऊंचाई के गुण बखानता। तो ये पैराग्राफ था और इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, कुछ आपको क्वेश्चंस लिए गए हैं, यहाँ से उनका आंसर देना है। उपयुक्त पद्य का शीर्षक क्या होगा? मोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूतों से बाबू लोगों का ध्वज संवारता से कवि का क्या आशय है? सुंदरता को उनकी बढ़ाना। कविता में मानव उसकी ऊंचाई के गुण बखानता से अर्थ जो है वो ईश्वर से है। मैं पथ की पटरी पर बैठा कला बेचता, पंक्ति में है मोची यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये फिर से आपका पैराग्राफ और ये फिर से वही क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। फिर से यहाँ एक और पैराग्राफ आपको मिलता है। 4 पैराग्राफ पीजीटी में आते हैं, ये चौथा ही पैराग्राफ है हमारा, देख लीजिए इसको।
अपनी ही कल्पना पटल पर इन अनुभव प्रेक्षणों के सही सही कलात्मक चित्र प्रस्तुत करने के लिए न केवल मार्मिक मनन और उनके संकलन संचयन की आवश्यकता है, वरन इसके बहुत पहले विश्व दृष्टि इसकी आवश्यकता है। देखिए, आवश्यकता यहाँ गलत लिखा हुआ है। इस दृष्टि के अभाव में अपने ही अनुभवों के ठीक महत्व हम आंक नहीं पाते और इसीलिए केवल कुछ विशिष्ट अनुभवों या अनुभावों की को ही तरहीज देकर अन्य महत्वपूर्ण अनुभवों का गला घोट देते हैं। क्या यही सच नहीं है? मेरे ख्याल से यह एक तथ्य है। इस रुख का नतीजा यह होता है कि बहुत बार हमारा साहित्यिक विकास जिस दिशा में हो रहा है, दिशा देखिएगा, में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। हम जो अनुभव साहित्य के प्रकटीकरण के लिए प्रवृत्तिवश चुनते हैं उनमें हमें बाद में आदत पड़ जाती है और चित्रण अंकन का अभ्यास हो जाता है। अभ्यास हो जाने के कारण हम केवल उन्हें ही प्रकट करते रहते हैं। शेष अनुभव अपनी गहराई और तीव्रता के साथ प्रभाव विलासित्व के बावजूद मन के अंधेरों में पड़े रहते हैं, भले ही कभी कभी उनकी गूंज हमारे के द्वारा निमित्त साहित्य में चली जाए। यहाँ की बातें हो जाती हैं। फिर देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ये करते हैं। सही कलात्मक चित्रण प्रस्तुत करने के लिए लेखक की दृष्टि में सर्वाधिक आवश्यक तत्व क्या है? लेखक की दृष्टि में जो सर्वाधिक आवश्यक तत्व है यहाँ, वो है विश्व दृष्टि। वो क्या है? विश्व दृष्टि। लेखक के अनुसार साहित्यिक विकास की मुख्य बाधक तत्व, साहित्यिक विकास का जो मुख्य बाधक तत्व है वो विशिष्ट अनुभवों की प्रधानता। साहित्यकार का साहित्यिक लेखक के अनुसार प्रवृत्तिवश चयनित है ये अनुभव। सामान्य लेखक अपने लेखन में प्रमुखता देता है। सामान्य जो लेखक है अपने विशिष्ट अनुभवों को प्रमुखता देता है। उत्कृष्ट लेखक यहाँ पर होगा प्रवृत्तिवश अनुभवों का चयन नहीं करता। प्रवृत्तिवश अनुभवों का चयन नहीं करता, ये उत्कृष्ट लेखक है। फिर से पैराग्राफ आ जाता है आपका और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पर हमारे फिर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। मनोरंजन के कई और साधन निकल आए हैं, तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? नागार्जुन जी ने ये कथन कहा है। सही आंसर होगा यहाँ नागार्जुन। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्य विधा में प्रकट हुआ है? कौन सी साहित्य विधा में प्रकट हुआ है? उपन्यास में प्रकट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी के जो निम्न तत्व हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उनमें से कथा वस्तु हमारा सर्वाधिक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र में जो संचारी भाव है, संचारी भावों की कितनी संख्याओं का उल्लेख किया है? तो 33 हमारा सही आंसर होगा। यहाँ भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या को 33 माना है। सुधा चौहान के द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? जीवनी जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुधा चौहान ने लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज। और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है बताएगा कोई मुझे कमेंट बॉक्स में, सुधा चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान का। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, सिर पर जूता पैर में टोपी, सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है। सिर पर जूता पैर में टोपी, ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा की ये रचना है। धर्मवीर भारती का अंधा युग क्या है? धर्मवीर भारती का अंधा युग एक काव्य नाट्य है। विधाएं भी हमें देखना काफ़ी जरूरी है। दूर दूर तक विस्तार था, नव स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रसाद जी की इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार है।
निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन पंडित डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्यिक साधना के लिए खंड में किया है। निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड पूछा जाता है, कौन से खंड में किया? तो निराला की साहित्य साधना के तीसरे खंड में किया है। निराला की दुर्लभ पत्रों के संकलन जो रामविलास शर्मा जी ने निराला की साहित्य साधना में किया है, तो तीसरे खंड में। सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक भाव जो है वे 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक भाव की संख्या 8 होती है। अनुभवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? अनुभवों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अनुभवों को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। फिर आता है द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया? द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो 1939 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? अपनी खबर हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। बाकी क्या भूलूं क्या याद करूं? नीड का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन की है। बाकी आपकी अपनी खबर इनकी नहीं है। प्रतीप अलंकार के कितने भेद होते हैं? प्रतीप अलंकार के 5 भेद होते हैं। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई कुछ भी पता नहीं चलता, जैसे कि लोटा, डिबिया, इस तरह के गड़बड़, ये जो शब्द हैं ये आपके देशज शब्द हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है उत्पत्ति की दृष्टि से। आस्था के चरण निबंध के लेखक कौन है? आस्था के चरण निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ डॉक्टर नगेंद्र हमारा सही आंसर होगा। आस्था के चरण निबंध डॉक्टर नगेंद्र का है। वाय सखा का पर्यायवाची कौन सा है? वाय सखा की पर्यायवाची की बात करते हैं तो अग्नि वाय सखा का, वायु सखा का पर्यायवाची होता है। अनुपभुक्त, अनुपभुक्त का जो विलोम बताना है हमें वो उपभुक्त होगा। अनुपभुक्त और उपभुक्त। अजब का अर्थ होता है, अजब का अर्थ होता है कमल, अबद का अर्थ क्या होगा? अजब का जब कमल होता है तो अबद का वर्षा होगा। निरूपण शब्द में उपसर्ग है, निरूपण में उपसर्ग बताना है तो निरूपण में उपसर्ग होगा नी। निरूपण में कौन सा उपसर्ग होगा? नी। यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 181। 20 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, इनको कर लेते हैं। संवेदनशील अवधि की धारणा जिसके दौरान बच्चे को तीव्र उत्तेजना की तलाश होती है, निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण में प्रस्तावित किया गया है? उसे मॉन्टेसरी दृष्टिकोण में प्रसारित किया गया है। सही आंसर मॉन्टेसरी दृष्टिकोण होगा। किसकी सिफारिश पर शिक्षा आयोग 1964 to 66 की द्वारा की गई थी? किसकी सिफारिश शिक्षा आयोग के द्वारा की गई थी? तो कॉमन स्कूल सिस्टम की, CSS की जो सिफारिश की गई थी वो शिक्षा आयोग 1964 से 66 के द्वारा की गई थी। शिक्षा आयोग का जो टाइम पीरियड है वो 1964 से 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की बुद्धिमानी के अपने कालक्रम के स्तर से अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें आमतौर पर प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। जो बच्चे अपनी बुद्धिमानी के स्तर से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वे प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। समय की बाधाओं और विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता की समस्या को सबसे अच्छे से संबोधित किया जा सकता है, और ऐसा आभासी सीखने के वातावरण में। ऐसा कब किया जा सकता है? जब आभासी सीखने का वातावरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने के लिए 3 S को क्या कहते हैं? 3 S को बोलते हैं साउंड, सिंबल और सेंस। ध्वनि, प्रतीक और बोध। साउंड, सिंबल और सेंस हमारा सही आंसर होगा। 3S के अंतर्गत आता है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये 3S के अंतर्गत आते हैं। 3 S होंगे, साउंड, सिंबल और सेंस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाठ्यचर्या डिज़ाइन का एक सेट है जो कि सीखने के लिए स्पष्ट रूप से सीखने
वाले को केंद्रित करता है। सीखने वाले को जो केंद्रित करता है वो बाल केंद्रित डिज़ाइन है, अनुभव केंद्रित डिज़ाइन, रेडिकल डिज़ाइन, मानवतावादी डिज़ाइन। महिला शिक्षक बेहतर प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का एक विशिष्ट उदाहरण है लैंगिक पक्षपात। शिक्षक सतत शिक्षार्थी ऐसे शिक्षकों के लिए सच हैं जो चिंतनशील होते हैं। छात्र को कम पर प्रतिक्रिया देना एक है। छात्र को काम पर प्रतिक्रिया देना क्या है? काम पर अगर कोई उत्पाद प्रतिक्रिया देता है तो वो रचनात्मक दृष्टिकोण होता है। अगर कोई स्टूडेंट कोई काम है उस पर देता है उत्पाद प्रतिक्रिया तो वो एक क्या होगा? रचनात्मक दृष्टिकोण होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ को पढ़ना और चिंतन करना इससे संबंधित है। ये रचनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित है। शिक्षा में प्रदर्शन कला को जोड़ना इस दृष्टिकोण के अनुरूप है, करके सीखने के। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक चरण में प्रदर्शन कला को शामिल करने में मदद मिलती है मनोविज्ञान कौशल से। ASCII का विस्तृत रूप क्या होगा? ASCII का विस्तृत रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कई स्थानों पर एक ही डेटा के भंडार को क्या कहा जाता है? कई स्थानों पर एक ही डेटा के भंडार को कहा जाता है डेटा अतिरेकता। हमारे दैनिक जीवन में पाए गए कुछ बायोडिग्रेडेबल कचरा निम्न में से कौन सा है? जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है, उसमें एल्यूमिनियम होता है, प्लास्टिक होता है, कीटनाशक होते हैं और शीशा होता है, कांच आपका। कई स्कूल कर्मचारियों का मूल्यांकन डैश के लिए होता है। कई जो स्कूल कर्मचारी हैं उनका मूल्यांकन जो है वो भुगतान संशोधन के द्वारा होता है। एक बच्चे की प्रगति और उसके पिछले प्रदर्शन से तुलना करके सबसे अच्छा मापा जाता है। तुलना करके सबसे अच्छा मापते हैं स्वतः आपके संदर्भ को मापते हैं। चिंतनशील जनरल एक शिक्षण डायरी के से अलग है। चिंतनशील और जनरल, जो चिंतनशील है और जो जर्नल है वो क्या है? एक डायरी से अलग है क्योंकि इसमें निम्न शामिल है, इसमें अनुभवों से सीखना शामिल होता है। विशेष जरूरत वाले छात्रों को CBSE बोर्ड के द्वारा किस प्रकार समर्थित किया जाता है? छूट देने से। शामिल करने के सामाजिक मॉडल के अनुसार भागीदारी के लिए बाधाएं सामाजिक सेटिंग और लोगों का दृष्टिकोण। यहाँ जो है हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं पूरे, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमने 101 से स्टार्टिंग की थी। कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। पसंद आई हो क्लास लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके और लाइक करने से हमें क्या होता है कि अच्छा करने की कोशिश हमारे मन में जागती है कि भाई हम आपके लिए और अच्छा करें। तो आप ज़रूर करना, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। मिलते हैं आपसे कल वाले सेट में। एक लास्ट पेपर लेकर आएंगे कल आपके लिए 2018 का, और 24 जुलाई का जो कि सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा उसको लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।